हेलो फ्रेंड्स, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसके बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, जिसमें विश्व स्तर पर सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका ने अपने संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को जोड़ा था। फिर उसके बाद में अन्य देशों ने इसको अपने संविधान में जोड़ना स्टार्ट कर दिया था और इसके बाद में अपन प्रस्तावना का अर्थ देखा कि कौन कौन से शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है प्रस्तावना के लिए। फिर इसका निर्माण देखा था और फिर जो मूल प्रस्तावना है, जैसे हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होती है प्रस्तावना, इसके शब्दों को खोलकर मैंने सब कुछ बता दिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हो और मैं इनकी पीडीएफ भी डालता रहता हूं। आज अपन इसी में ही देखने वाले हैं कि जो प्रस्तावना का जो महत्व है वो देखेंगे। इसके बाद में संविधान के मूल तत्व है उनको देखेंगे और जो लास्ट अपन का जो टॉपिक रहेगा वो प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता वो देखेंगे। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपके पैसे नहीं लग रहे। तो संविधान के सर्वप्रथम संविधान की जो महत्व है उसकी बात करना चाहूंगा मैं। तो अपन हेडिंग डालेंगे सर्वप्रथम कि प्रस्तावना का महत्व है। यानी आज अपन जो प्रस्तावना है उसका महत्व जानने वाले हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में जो महत्व दिया हुआ है उसके बारे में काफी सारे विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं, कथन प्रस्तुत करते हैं। ये जो प्रस्तावना है इसके बारे में, यानी इसके बारे में अनेक कथन प्रस्तुत किए गए हैं। आज अपन उन कथनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला कथन जो अपन का जो पहला कथन था वो किसने दिया था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यानी इन्होंने एक कथन प्रस्तुत किया था। ये अपना एक कथन प्रस्तुत करते हैं और उस कथन के बारे में भी मैं बोलूंगा कि इन्होंने ये बोला कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इन्होंने ये कथन प्रस्तुत किया। यानी जो पहले व्यक्ति थे संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के बारे में बोला कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसके बाद में जो दूसरे जो विद्वान हैं वो हैं, इसी में मैं कर देता हूं,
संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य, ये सदस्य थे, इनका नाम था सर के एम मुंशी। इन्होंने जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, भविष्य फल है। यानी जो दूसरे व्यक्ति थे, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके सदस्य थे, ये कौन थे? सर के एम मुंशी। इन्होंने कथन अपना प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसके बाद में जो तीसरे व्यक्ति थे, इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने कथन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहले जो व्यक्ति थे संविधान सभा के अध्यक्ष यानी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वे बोलते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घ कालीन सपनों का विचार है। इसके बाद में संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य सर के एम मुंशी ये बोलते हैं कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसके बाद में जो तीसरे व्यक्ति हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ये संविधान सभा के सदस्य थे, इनका नाम था पंडित ठाकुर दास भार्गव। यानी इन्होंने अपना जो प्रस्तावना के बारे में कथन सीधा सीधा प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। यानी ये सीधे सीधे लिखते हैं, यानी संविधान सभा के सदस्य एक और थे पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये लिखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि एक सम्मानित भाग है, यानी प्रस्तावना को ये एक भाग भी मानते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक कथन तो इसका ये हो गया, दूसरा कथन इन्होंने ये भी कहा था कि इस पेन से लिख देता हूं मैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
एक और लिखा है यहां पर, यह संविधान का आभूषण है। चौथा जो कथन इन्होंने कहा था कि यह कौन प्रस्तावना, यह संविधान की कुंजी है। और इन्होंने जो पांचवा कथन कहा था, पांचवा कथन ये कहा था कि प्रस्तावना एक उचित स्थान है जहां पर कोई भी व्यक्ति संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो इन्होंने ये 5 अपने कथन प्रस्तुत किए संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने अपना कथन प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावना संविधान का एक सम्मानित भाग है। दूसरा कथन इन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तीसरा, यह संविधान का आभूषण है, यह संविधान की कुंजी है। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा जो चौथे व्यक्ति थे, तीसरे व्यक्ति तो ये हो ही गई, चौथे व्यक्ति अंग्रेज राजनीति शास्त्री, ये राजनीति शास्त्री थे, इनका नाम था सर अर्नेस्ट बारकर बोलते हैं कि प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। कुंजी नोट यानी ये कुंजी नोट का शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना के बारे में सीधा सीधा ये कह दिया है कि ये तो संविधान की कुंजी नोट है। तो इन विद्वानों ने जो प्रस्तावना थी उसके बारे में अलग अलग कथन प्रस्तुत किए। इसके बाद में अपन जो संविधान के जो मूल तत्व हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। तो इसी में अगला टॉपिक है वो देखते हैं। तो अपन टॉपिक डालते हैं प्रस्तावना के मूल तत्व है। आखिरकार प्रस्तावना के मूल तत्व है क्या, ये देखते हैं। यानी प्रस्तावना के मूल तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। जो मूल तत्व है उनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहला मूल तत्व है वो संविधान
के अधिकार के स्रोत यानी प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारतीय लोगों की शक्ति को अधिग्रहित करती है। यानी जो संविधान के अधिकार स्रोत हैं, इस मूल तत्व में ये बताया गया है कि जो प्रस्तावना ये कहती है कि संविधान भारतीय लोगों की शक्ति को अधिग्रहित करता है। अधिग्रहित का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती शक्ति पर अधिकार करना। यानी जो संविधान है वो भारतीय लोगों की जो शक्ति है उसको अधिग्रहित करता है, यानी जबरदस्ती उनके अधिकारों को अपने में रखता है। यानी संविधान उनकी शक्ति पर अधिकार करके उन्हें बचाता है। यानी सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो संविधान में है। यदि संविधान के जो विरुद्ध में जाएगा वो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और यदि नागरिक सही है, नागरिक यदि अपने अधिकार के लिए सही है तो उसके लिए संविधान न्याय का कार्य करेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि संविधान भारतीय लोगों की शक्ति को अधिग्रहित करता है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, इसमें जो मूल तत्व है वो है भारत की प्रकृति। इसमें भारत की प्रकृति बताई गई है कि क्या है भारत की प्रकृति। तो इसी में यह है कि प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक वह गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। यानी जो ये मूल तत्व है दूसरा वाला कि भारत की जो प्रकृति है, इसमें ये बताया गया है कि भारत की प्रकृति के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि जो भारत की प्रकृति यानी प्रस्तावना ये बता रही है कि भारत की प्रकृति क्या है। तो प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, इनके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। यानी
इसमें सीधी सीधी संविधान की वह भारत की विशेषता बताई गई है। इसमें भारत की विशेषता विशेषता इसमें बताई गई है इस मूल तत्वों में। इसके बाद में अपन जो तीसरा जो मूल तत्व है संविधान का उद्देश्य, ये इसमें सीधा सीधा ये बताएगा कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का सीधा सीधा सा उद्देश्य ये है कि न्याय, समता, स्वतंत्रता वह बंधुत्व है। यानी संविधान का जो उद्देश्य है वो सीधा सीधा सा ये है कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, यानी जो नागरिक है उनको न्याय मिले, उनके बीच में मित्रता रहे, बंधुता, उनके हर क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि वह स्वतंत्रता के अधिकारी हैं, यानी वह स्वतंत्रता के लायक हैं, तभी उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि वो गुंडे हैं या और कुछ है तो उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। यानी किसी और दूसरे मामले में यदि वो स्वतंत्रता मांगे, यानी आतंकवादी हमले करने के लिए यदि संविधान के पास में स्वतंत्रता मांगेंगे तो क्या उसको स्वतंत्रता दी जाएगी संविधान के द्वारा? बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो संविधान के ऊपर चल रहे हैं और देश के अंदर देश के लिए देश प्रेम की भावना रखते हैं, उनके लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद, नक्सलीवाद, इनके लिए ये सारी व्यवस्था नहीं की गई है। तो संविधान का उद्देश्य हमने पढ़ लिया। इसके बाद में जो चौथा, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद में जो चौथा जो मूल तत्व है वो संविधान के लागू होने की तिथि, यानी इसमें सीधा सीधा ये बताएगा कि लागू कब हुआ था। तो संविधान लागू 26 नवंबर, यानी अंगीकृत हुआ था नवंबर 1939 को संविधान अंगीकृत हुआ था। यह सीधा सीधा संविधान के लागू होने की तिथि बता रहा है। तो इस समय अंगीकृत हुआ था, यानी आप लागू ही समझ लो, अंगीकृत इस तिथि को हुआ था। और प्रॉपर पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। उस समय से ही अपन मनाते आ रहे हैं। तो हमने ये चार जो मूल तत्व हैं वो पढ़े, जैसे संविधान के अधिकार स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, संविधान के लागू होने की तिथि। ये चार जो मूल तत्व हैं प्रस्तावना के। इसके बाद में अपन देखते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये देखेंगे अपन। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो जो अगला पॉइंट है कि
प्रस्तावना में संशोधन की संभावना ना है या नहीं। यानी जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन की भावना है या नहीं, तो इन दोनों का उत्तर है। तो कैसे है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं प्रस्तावना में अपन संशोधन कर नहीं सकते? तो इसको अपन इस माध्यम से समझेंगे कि इतिहास में दो घटनाएं सामने आई और उनसे पता चल गया है कि क्या प्रस्तावना में संशोध हुआ था। संशोध हुआ था तो क्यों हुआ था, क्या अपन संशोध कर ही नहीं सकते? तो जो पहला मामला आया था वो था, पहला मामला केशवानंद भारती मामले। इसमें और कोई ये तो था ही केशवानंद भारती मामला, इसके अलावा ये बहुत सारे मामले थे, इसको मामले कर देते हैं। तो केशवानंद भारती मामला ये आया था 1973 में, यानी ये मामला 1973 में आया था। और इस मामले में आखिरकार हुआ क्या था? क्योंकि जब केशवानंद भारती मामला आया तो इस मामले पर यह विचार व्यक्त किया, यानी इस मामले के जितने भी सदस्य थे उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संविधान का भाग न होने के कारण ही प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस मामले ने पूरी तरीके से नकार दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना की मूल विशेषता में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अपन थोड़ा लिख लेते हैं। इस मामले में इसने तो इस मामले ने विचार व्यक्त किया कि संविधान की धारा 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और इसका कारण ही बता दिया, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसलिए इस मामले में सिद्ध कर
दिया कि प्रस्तावना की मूल विशेषता में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी जो केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में, इस मामले ने विचार व्यक्त किया कि संविधान की धारा 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी जो प्रस्तावना की जो मूल विशेषता है, मूल विशेषता का मतलब जो शब्द हमने पढ़े थे, संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह इंपॉर्टेंट बात है, संविधान का भाग नहीं है, इसी कारण संविधान का भाग नहीं है और केशवानंद भारतीय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मानते हैं। इसलिए इस मामले ने सिद्ध कर दिया कि प्रस्तावना की विशेषता में संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केशवानंद भारती मामले के अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल विशेषता में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता, तो आप उत्तर लिखोगे क्योंकि यह प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते ही नहीं है, तो संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को सिर्फ एक पृष्ठ का ही मानते हैं, ये कि एक पृष्ठ तक की प्रस्तावना सीमित रह गई। लेकिन जो दूसरा मामला आया था उस मामले में थोड़ा चेंज था, तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो उसका। दूसरा जो मामला आया था उसके बारे में देखते हैं। जो दूसरा जो मामला आया था वो आया था बेरुवाड़ी संघ मामले। ये जो आया था ये आया था 1960 में। ये मामला 1960 में आया था और इस मामले में ये जब मामला आया था, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इस मामले के उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था निकाली और इस व्यवस्था के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान में संशोधन
किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त भी रखी गई थी। एक शर्त ये थी कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना की मूल विशेषता में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी जो दूसरा मामला आया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, पहले वाला जो मामला था वो तो उसको भाग नहीं मान रहा था प्रस्तावना को, और वो नकार दिया था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है। बेरुवाड़ी संघ मामले, यानी ये एक मामला नहीं था, बहुत सारे मामले थे, तो इसमें प्रस्तावना को लेकर भी मामला आया। और ये जब मामला उच्चतम न्यायालय में गया, यहाँ पर वहां पर जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था निकाली और प्रस्तावना के बारे में व्यवस्था ये निकाली कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी उसने क्लियर कर दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसने मान लिया कि भाग होने के कारण, यानी संविधान का भाग प्रस्तावना होने के कारण इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त रख दी कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना की मूल विशेषता में, यानी जो प्रस्तावना की जो मूल विशेषता है वही शब्द जो संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों में ये मूल विशेषता है। जो प्रस्तावना है उसकी मूल विशेषता ये शब्द ही है। तो इन मूल विशेषता में संशोधन नहीं किया जा सकता और इसके अलावा बाकी में आप संशोधन कर सकते हो। बस इसमें ये दिया कि इस मामले में यही मान लिया कि बस ये भाग है, जो आपकी जो प्रस्तावना है वो भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल विशेषता है उसके अलावा आप संशोधन कर सकते हो। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद जब ये आया तो लेकिन अब बात उठती है कि क्या जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया आज तक? हाँ, एक बार संशोधन किया गया था, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। एक बार संशोधन किया गया था संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया आज तक, यानी वर्तमान तक एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। आपके पास में यदि क्वेश्चन उठता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो आप बताओगे एक बार ही, सिर्फ एक बार ही। और ये जो संशोधन हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। 42वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी एक बार संविधान के जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और वो एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। और इस संशोधन को वैध माना गया, यानी इस संशोधन को वैध माना गया। इतिहास में एक बार संशोधन हुआ था। बार बार मैं इन शब्दों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी और इससे मेरे को फायदा मिलेगा, मैं भी काफी कुछ कर लूंगा। तो एक बारी और जो बाद में इसको वैध माना गया और आज तक बस एक बारी संविधान की जो प्रस्तावना उसमें संशोधन हो पाया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं क्लियर होता है। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहो क्योंकि मैं संविधान को शुरू कर चुका हूं और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहता हूं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को, यानी जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।